गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी साइंस बायोलॉजी एमसीक्यू क्लास 4 आनुवांशिकता देखने जा रहे हैं। क्लास 3 तक का वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया है बायोलॉजी का, और ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वीडियो को देख सकते हैं। और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी और टॉपिक लाने का कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्लास आज का। लेसन 4 आनुवंशिकता। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मेंडल के प्रयोगानुसार निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? तो पहला का डी असंगत है, ए बी सी सही है। बीज की आकृति गोल या झुर्रीदार होती है, बीज का रंग पीला हरा होता है, फली का रंग हरा पीला। चलिए व्याख्या देखते हैं। मेंडल के प्रयोगानुसार युग्म डी असंगत है, क्योंकि मेंडल ने प्रयोग के लिए मटर के पुष्प का रंग लाल सफेद नहीं बल्कि बैंगनी और सफेद लिया था। पुष्प का रंग बैंगनी और सफेद लिया था। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के 7 जोड़े विपरीत लक्षणों को लिया, जिनमें चिकने या झुर्रीदार बीज, बीज की आकृति, पीले या हरे बीज, बीज का रंग, हरी या पीली फली, फली का रंग, लंबे या बौने पौधे, ऊंचाई, बैंगनी या सफेद पुष्प, पुष्प का रंग, कछिया या अगस्त पुष्प, फूल की स्थिति और फूली हुई संकुचित फली, फली का आकार शामिल है। क्वेश्चन 2, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न करती है? तो दूसरा का सी हो जाएगा। एक लैंगिक जनन, अनुकूलन एवं प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन, अर्धसूत्री विभाजन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न कथन पर विचार कर असत्य कथनों का चयन कीजिए। तो आपका पहला ए हो जाएगा, दूसरा गलत है, तीसरा का ए होगा, दूसरा गलत है, बाकी 1 और 2 सही है। आनुवांशिक लक्षण माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होते हैं एवं इन लक्षणों के निर्धारक जीन होते हैं। विभिन्नताएं प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति जीव में अनुकूलताएं उत्पन्न करती है एवं जीव विकास तथा जाति उद्भव का आधार होती है। चलिए व्याख्या देखते हैं। दिए गए कथन 2 असत्य है, क्योंकि कायिक विभिन्नताएं जनिक विभिन्नताएं से भिन्न होती है, ये वंशागत नहीं होती। अर्थात कायिक ऊतकों में होने वाले परिवर्तन लैंगिक कोशिकाओं युग्मक के डीएनए को प्रभावित नहीं करते। जैसे पूंछ विहीन चूहे की संतति पूंछ विहीन नहीं होती, क्योंकि ये कायिक परिवर्तन है। पूंछ कटने से जनन कोशिकाओं के जीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, मेंडल के आनुवांशिकी के प्रयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये चौथा का सी सही नहीं है, बाकी 1 और 2 सही है। सी, चौथा का सी सही नहीं है, मतलब तीसरा गलत है और 1 और 2 सही है। मेंडल ने 1857 ईस्वी में ब्रून के चर्च में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन कर मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए। मेंडल के नियम की पुनः खोज होव डी ब्रिज, कॉल कॉरेंस एवं शेरमार्क ने वर्ष 1900 में की। क्वेश्चन नंबर 5, आनुवांशिकता के मेंडलीय प्रयोगों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो 5वां का डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब सभी सत्य है। चलिए व्याख्या देखते हैं। मटर के पौधे में पुष्प की कक्षीय स्थिति अग्रस्त स्थिति की तुलना में प्रभावी होते हैं। मेंडलवाद के अनुसार कारक आनुवंशिकी की क्रियात्मक इकाई होते हैं। एलील में यदि दोनों जीन एक ही प्रकार के होते हैं तो इन्हें समयुग्मी एवं शुद्ध जाति कहते हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। आनुवंशिकता के मेंडलीय प्रयोग के आधार पर दिए गए कथनों में से कोई भी कथन असत्य नहीं है। मटर के पौधे में पुष्प की कक्षीय स्थिति अग्रस्त स्थिति की तुलना में प्रभावी होती है। मेंडलवाद के अनुसार कारक आनुवंशिकी की क्रियात्मक इकाई होते हैं। मेंडल ने जीन को कारक कहा। जीन गुणसूत्र पर स्थित वह रचना है जो किसी आनुवंशिक लक्षण को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती है। एलील में यदि दोनों जीन एक ही प्रकार के होते तो इन्हें समयुग्मजी एवं शुद्ध जाति कहते। जैसे लंबेपन के लिए टीटी या बौनेपन के लिए टीटी छोटे छोटे का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही कथन का चयन कीजिए। तो छठा का है संकर जाति विषम युग्मजी कहलाती है।
क्वेश्चन नंबर 7, मेंडल के एक संकर संकरण के प्रयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो 7वां का आपका 20 असत्य है, मतलब तीसरा असत्य है और पहला दूसरा सही है। लंबापन प्रभावी लक्षण होता है जो F1 पीढ़ी में प्रदर्शित होता है। F2 पीढ़ी में बौने पादप की उपस्थिति इगमुगों की शुद्धता के नियम को प्रमाणित करती है। क्वेश्चन नंबर 8, एक दंपति के नवजात शिशु का रुधिर वर्ग O है जबकि उनके माता पिता का रुधिर वर्ग क्रमशः A एवं B है। इसका संभावित कारण क्या है? माता पिता विषम युग्मिकी है। 8वां का B आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, मेंडल के नियमानुसार जीवों में युग्म विकल्पी एलील्स के 2 जीन या कारकों में से एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी होता है, किंतु गुलाबांश या 4 o'clock पादप पर यह निम्न गलत सिद्ध होता है क्योंकि 9वां का B यह पूर्ण प्रभावित का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग के संदर्भ में असत्य कथनों की पहचान कीजिए। तो 10वां का C दूसरा असत्य है, पहला और तीसरा सत्य है। पहला देखते हैं, यह स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को सिद्ध करता है जिसके अनुसार 2 या अधिक असंबद्धति प्रभावी लक्षणों वाले पादपों के मध्य संकरण करवाने पर ये लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना अगली पीढ़ी में संचरित होते हैं। F2 पीढ़ी में सर्वाधिक बीज गोल एवं पीले प्राप्त होते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग के संदर्भ में कथन 2 असत्य है क्योंकि द्विसंकर संकरण प्रयोग में फिनोटाइप 9-3-3-1 प्राप्त होता है। कथन 1 और 3 सत्य है। मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को सिद्ध करता है जिसके अनुसार 2 या अधिक असंबंधित प्रभावी लक्षणों वाले पादपों के मध्य संकरण करवाने पर ये लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना अगली पीढ़ी में संचरित होते हैं। जब 2 तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है तो इसे द्विसंकरण संकरण कहते हैं। मेंडल ने जब गोल बीज व पीले बीज पत्र वाले पादपों तथा झुर्रीदार बीज व हरे बीज पत्र वाले पादपों के मध्य संकरण करवाया तो F1 पीढ़ी में केवल गोल बीज तथा पीले बीज पत्र वाले पादप उत्पन्न हुए। वह इन पादपों में स्व परागण करने पर F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के पादपों की संख्या में क्रमशः 9-3-3-1 अनुपात प्राप्त हुआ जिसमें गोल एवं पीले बीज सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए कथन A और कारण R को पढ़िए और कोट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 11 का B होगा। A और R दोनों सही है परंतु RA का सही स्पष्टीकरण नहीं है। फिर व्याख्या देखते हैं। सभी जीवित जीवों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में केवल DNA पाया जाता है। कारण R यह अम्लीय प्रकृति का होता है एवं कोशिका में केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवकों में पाया जाता है। चलिए व्याख्या देखते हैं। सभी जीवित जीवों तथा कुछ विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में केवल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल या DNA पाया जाता है। ये आनुवांशिकी सूचना का वाहक है जो आनुवांशिकी लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। ये अम्लीय प्रकृति का होता है एवं कोशिका में केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवकों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, DNA के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो 12 का D, इनमें से कोई नहीं, मतलब आपका सभी सत्य है। तो चलिए देखते हैं। पहला, DNA में एडेनिन क्षारक थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ता है जबकि ग्वानिन क्षारक साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंधों से जुड़ता है। दूसरा, DNA का व्यास लगभग 20 एंगस्ट्रम एवं एक कुंडल की लंबाई 34 एंगस्ट्रम होती है। DNA की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण फास्फेट समूह एवं डीऑक्सीराइबोज शर्करा के मध्य फास्फोडाइएस्टर बंध निर्माण द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दी गई सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। 13 का D होगा। न्यूक्लिक अम्ल लक्षण कार्य। न्यूक्लिक अम्ल RNA का कार्य है प्रोटीन संश्लेषण का स्थल। tRNA का कार्य है अमीनो अम्ल का वाहक।
mRNA का काम है डीएनए से प्राप्त आनुवंशिक सूचना का वाहक, डीएनए गुणसूत्र का घटक। क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दिए गए कथनों में को पढ़िए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो सी सही है, मतलब दोनों सही है। कथन 1 देखते हैं, मानव में लिंग निर्धारण का कार्य एलोसोम्स द्वारा किया जाता है, जबकि घोंघा में यह कार्य निषेचित अंडे के तापमान द्वारा निर्धारित होता है। कथन 2, भारतीय समाज में अधिकांशतः पुत्री के पैदा होने पर स्त्री माता को ही इसका दोष दिया जाता है, जबकि यह सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, मानव में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न कथन ए व आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। 16 का आपका ए सही होगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर एक का सही स्पष्टीकरण है। कथन है, मानव में नर में 2 प्रकार के विषम युग्म के लिंग गुणसूत्र एक्स एवं वाई पाए जाते हैं। कारण आर, मानव में नर के शुक्राणु में एक्स या वाई गुणसूत्र की उपस्थिति भ्रूण के लिंग निर्धारण करती है। क्वेश्चन नंबर 17, वर्णांधता एवं हीमोफीलिया किस प्रकार की आनुवंशिक बीमारी है? 17 का सी, एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी रोग विकार। क्वेश्चन नंबर 18, एक महिला बर्नाद है किंतु उसका पति बर्नाद नहीं, इनमें एक पुत्र और एक पुत्री, इस संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से एक कथन सही होने की सर्वाधिक संभावना है? एक महिला बर्नाद है, पूर्ण बर्नाद है किंतु पुत्री बर्नाद नहीं। 18 का डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक लिंग संलग्न रोग है? रॉयल हीमोफीलिया। 19 के ए। चलिए व्याख्या तक। रॉयल हीमोफीलिया एक आनुवंशिक लिंग संलग्न रोग है। इस रोग में अप्रभावी वाहक नारी XHX से नर संतति में रोग की वंशागति होती है, अर्थात हीमोफीलिया अप्रभावी X लिंग संलग्न रोग है जो अधिकतर पुरुषों XHY में होता है। हीमोफिलिक लक्षण का जीन अप्रभावी होता है और X गुणसूत्र पर निर्भर होता है। इस रोग में रुधिर के थक्का बनने से संबंध प्रोटीन प्रभावित होता है, जिसके कारण रोगग्रस्त व्यक्ति में चोट लगने पर रुधिर का निरंतर स्राव होता है और वह रुधिर का थक्का नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 20, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो आपका डी होगा, 20 का डी हो जाएगा। खुराना जो थे संपूर्ण आनुवंशिक कूट की स्थापना की है। तीसरा, कॉर्नबर्ग ई कोली से डीएनए पॉलीमरेज का वियोजन। लेडरबर्ग जीवाणु में पारक्रम और संयुग्मन की खोज। मॉर्गन लिंग संलग्न वंशागति की स्थापना। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हरिवंश खुराना, हरगोविंद खुराना ने संपूर्ण आनुवंशिक कूट की स्थापना की थी। उन्होंने निश्चित क्षारों में समुच्चय युक्त mRNA अणुओं के संश्लेषण की रासायनिक विधि का विकास किया था। अर्थर कॉर्नबर्ग ने ई कोली से डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का वियोजन किया था। अपनी इस खोज के लिए उन्होंने वर्ष 1959 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। जोशुआ लेडरबर्ग ने जीवाणुओं में पारक्रम और संयुग्मन की खोज की थी। वर्ष 1958 में अपनी खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। थॉमस हंट मॉर्गन तथा उनके साथियों ने लिंग संलग्न वंशागत की स्थापना की थी। इसके लिए उन्होंने फल मक्खियों पर कार्य किया। तो थैंक यू दोस्तों। चलिए अब देखते हैं क्लास 5 कल।